तो ये गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। लास्ट क्लास तक मैंने आपको हेलोजन डेरिवेटिव्स के बेसिक आइडियाज दे दिए थे, उसका क्लासिफिकेशन मैंने समझा दिया था। क्लासिफिकेशन के लास्ट टाइम पे मैं आपको छोड़ के गया था हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एरिन्स क्या होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर किसी एल्केन से या संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से कोई एक या दो या एक से अधिक कह सकते हैं हम डायरेक्टली, एक या एक से अधिक आपके हाइड्रोजन एटम हेलोजन से क्या हो रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं, तो वहां पर उसको हम हेलो एल्केन्स कह रहे थे। और हेलो एरिन्स में हम एरोमेटिक की बात कर रहे थे कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड से या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो रहे हैं, हेलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस किए जा रहे हैं, तो वो आपका क्या बन रहा था, हेलो एरिन्स बन रहा था। लास्ट क्लास तक मैंने वो आपको बता के दे दिया था। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एल्केन्स क्या होते हैं, शायद मेरे हिसाब से ये बातें आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ना ये चीजें पढ़ चुके हो पहले भी। अपने 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन आपने कंप्लीट पढ़ा है, ठीक है। फिर भी एक जनरल आइडिया अगर मैं दूं तो CnH2n+2 जिनका फॉर्मूला होता है वो आपके क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं, अगर आपको ध्यान हो, है कि नहीं है, यही है ना। अभी इस एल्केन में से ना नंबर ऑफ हाइड्रोजन हटाओगे और नंबर ऑफ हेलोजन इसमें जोड़ोगे। अब नंबर का मतलब क्या है, 1 2 3 जितने भी आपकी इच्छा है जोड़ोगे तो आपका क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ रहे हो ना बात को। यहां से आप X2 ऐड करोगे, X2 ऐड करने के बाद यहां से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब देखो प्रोडक्ट में यदि आपको मोनो हेलो एल्केन बनाना है तो मोनो हेलो एल्केन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से एक H निकलेगा और यहां से एक X निकलेगा, तो HX निकलने के बाद ये बन जाएगा आपका CnH2n+1X। क्योंकि एक हाइड्रोजन हट गया ना तो +2 से एक कम हो जाएगा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, X बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे सपोज करो इस N की जगह में N इक्वल टू अगर मैं 1 कहूं तो ये आपका C1 हो जाएगा, और 2 1 जा 1 +2 यानी कि इसको होना चाहिए CH4। और जब हम इसकी रिएक्शन ना X2 से करेंगे तो यहां से निकलेगा HX और बनेगा क्या आपका CH3X। देखो कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ N कितना है, N इक्वल टू 1 है, तो यहाँ 1 रखोगे तो C उतर आएगा, यहाँ 1 रखोगे तो 2 1 जा 1 +1, सॉरी 2 1 जा 2 +1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो CH3 और X तो है। तो ये आपका जो कंपाउंड है ये आपका मोनो हेलो एल्केन है, ठीक है। सबसे पहले ना हमें इसी के बारे में पढ़ना है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं मोनो हेलो एल्केन की डेफिनेशन बताओ तो बता सकते हो ना क्या, एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एक हेलोजन के द्वारा हो जाता है तो प्राप्त यौगिक को हम क्या कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन कहते हैं, या इसको हम कहते हैं एल्किल हैलाइड, डायरेक्टली कहें तो, या इसको हम क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं। देखो एल्किल हैलाइड किस बेस पर कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, एल्किल तो आपको पता ही होगा, एल्किल कैसे बनता है। देखो एल्किल कब बनता है, जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं। एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन हटता है तो वो आपका एल्किल फॉर्म करता है। जैसे मैथेन से एक हाइड्रोजन गया तो वो मैथिल बना, एथेन से एक हाइड्रोजन जाएगा तो एथिल बनेगा, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन जाएगा तो प्रोपिल बनेगा। देखो ये C2H6 ये क्या है, एथेन है ना। अगर मैं एथिल बोलना चाहूं तो एथिल कैसे बोलूंगा, C2H5, समझ रहे बात को। तो ये एथिल बन गया, कैसे बना, यहां से एक हाइड्रोजन गया, समझ रहे बात को। तो एल्केन से जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है ना तो ये एल्किल बन जाता है। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हैलाइड किसके लिए आया, हैलाइड हेलोजन के लिए आया। अभी देखो हेलोजन ना हैलाइड और हेलोनियम दोनों रूप में पाए जाते हैं। देखो हेलोजन जो है, हेलोजन जो है ये तो न्यूट्रल है, अभी अगर इस पर नेगेटिव चार्ज चढ़ जाए तो ये आपका हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। और अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाए तो ये हेलोनियम बन जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। अब देखो अगर हेलाइड बन चुका है तो मतलब नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और हेलाइड ये कब बनेगा, हेलाइड ये तब बनेगा यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज तब आएगा जब ये ऐसे एटम से जुड़ा हो जिसकी कंपेयर में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है। अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन और हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है तो आप कहोगे हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू कार्बन। समझ में आ रही बात, इसीलिए इस पर कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज होता ही होता है, इसीलिए इसको मैंने हेलाइड भी कंसिडर कर लिया। तो हम इसको एल्किल हैलाइड भी जनरली कह सकते हैं, मोनो हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। अब आपकी इच्छा है आप जो कहना चाहो। तो मोनो हेलो एल्केन की डेफिनेशन आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। आगे मैं बात करने वाला हूं इस पर नोमेनक्लेचर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट IUPAC नोमेनक्लेचर पे मैं फोकस करूंगा, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर आपको जानना बहुत जरूरी है।
देखो, क्या आपको इनके जनरल नाम जानने जरूरी है? बिल्कुल जानने जरूरी है, लेकिन उसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं। क्या बस इनका जनरल नाम ना आपको एल्किल हैलाइड लिखना है। अब आप बात खत्म। यहाँ पे मोनो हेलो एल्केन का जनरल नाम आपको एल्किल हैलाइड लिखना है, बात खत्म है। ठीक है, तो जनरल नाम बताने की जरूरत ही नहीं है। अब तो सीधा सीधा आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पर जाना है। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रूल क्या होते हैं वो सारे के सारे ना आपने 11वीं क्लास में अच्छे से पढ़े। ठीक है, पूरे के पूरे रूल पढ़े। अगर मैं यहाँ पे रूल पढ़ाने जाऊंगा ना तो सिलेबस बहुत पीछे छूट जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि क्या सर यहाँ आप मुझे पूछो क्या सर आईयूपीएसी नामकरण से कोई क्वेश्चन बनता है? देखो, रेगुलरली तो मैं कहूंगा कि जी नहीं, रेगुलरली नहीं बनता है, लेकिन मैं मना भी नहीं करूंगा कि क्वेश्चन नहीं बनता। बिल्कुल क्वेश्चन बनता है आईयूपीएसी नामकरण से। बट देखो, इसमें चैप्टर क्या देखो, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स है, तो इनमें से कोई भी आईयूपीएसी नाम दे सकता है किसी भी साल में। ऐसा नहीं कि रेगुलर बनता है, कभी कभी बनता है। अब एल्कोहल भी है, फिनॉल भी है, ईथर भी है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमीन है, उसमें आपका एजो कंपाउंड है, यूरिया के बारे में। मतलब यूं कहें तो आपने जितना 11वीं में पूरा आईयूपीएसी नामकरण नोमेनक्लेचर पढ़ा ना, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप के, कम से कम जहां तक मुझे ध्यान है कम से कम 15 या 20 दिन का टॉपिक होता है, अगर हम कंप्लीट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर समझाएं, है कि नहीं है? पूरा का पूरा अगर समझाने लगे, क्योंकि 11वीं क्लास में बच्चा पहली बार जाता है और पहली बार उस चीज को सीख रहा होता है, तो उस पर टाइम टेकिंग प्रोसेस लगता है, और सारी की सारी चीजें बता करके पूरे एग्जाम्पल करवा के आपको अच्छे से पता है। कम से कम 10 दिन, नहीं तो अगर अच्छा सा खींच लाए कोई तो 15 दिन लगते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 15 दिन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में करूं, वो भी इसीलिए कि अचानक से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो वो तो मूर्खता है ना। इसलिए तो आपको 11वीं क्लास में क्या पढ़ाया जाता है, पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाता है आईयूपीएसी का। तो यहाँ पर ना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कभी कभी एक नंबर में आ जाता है, कभी कभी कह रहा हूं, तो उसमें ज्यादा डीप नहीं पूछता, आपको बहुत छोटा सा नामकरण पूछता है। तो उसके लिए मैं आपको ना फटाफट बता के दे देता हूँ कैसे आपको नामकरण करने होते हैं। ठीक है, पता तो है आपको। अभी सबसे पहली बात है ना, जो हेलोजन है ना, ये आपका सबस्टिट्यूटेड ग्रुप है। ठीक है, हेलोजन आपका सबस्टिट्यूटेड ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये बात ध्यान रखना आपको। मैं ये बात मैंने आपको क्यों कही, सबस्टिट्यूटेड ग्रुप वाली बात क्यों कही है मैंने, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ना अनुलग्न के रूप में लगते हैं। ठीक है, सफिक्स के रूप में लगते हैं, जबकि ये सफिक्स के रूप में नहीं लगेंगे, सबस्टिट्यूटेड ग्रुप के रूप में काउंट होते हैं, यानी कि इनका नाम पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। जैसे मैं आपसे एक नाम पूछूं कि ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर माना कि X आ गया और यहाँ पर CH3 आ गया, X की जगह कुछ भी रख दो, चलो मैं माना कि आपका Cl रख देता हूं। अब आपसे इसका आईयूपीएसी नामकरण पूछा जाए, तो मैं पहले बता चुका हूं, जो हेलोजन है ना, वो आपका सबस्टिट्यूटेड ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। और सबस्टिट्यूटेड ग्रुप का नाम हम पहले लिखते हैं, तो पहले इसका नाम क्या लिखा जाएगा, क्लोरो। अच्छा, इसको क्लोरिडो मत लिख देना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोरिडो मत लिख देना, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बच्चों ने बहुत ज्यादा टाइम पे, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज का, ये इनऑर्गेनिक एक्चुअली में होता यही है कि कोऑर्डिनेशन के बाद ना मैं यही चैप्टर स्टार्ट कर देता हूँ। तो जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो बच्चे ना क्लोरिडो लिखना शुरू कर देते हैं कि 1 क्लोरिडो 2 क्लोरिडो प्रोपेन, तो बिल्कुल गलत वाला फंडा अपनाते हो आप लोग। वो कोऑर्डिनेशन की बात थी, क्योंकि वहां पर ना नेगेटिव लिगेंड के एंड में ना ओ लगा देते हैं, मैंने ये बताया था आपको, तो वहां से क्लोरिडो आ, इसको क्लोरिडो नहीं लिखता है, यहाँ तो क्लोरो ही लिखना होता है इसको। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि आप लोग ना किस में प्रीफर करते हो नामकरण करना, तो अगर आप लोग कहोगे सर हम इंग्लिश में लिखना प्रेफर करते हैं, तो मैं बिल्कुल आपको एक राय दूंगा, आप ना हमेशा हिंदी में नामकरण किया करो, क्योंकि हिंदी में ना लास्ट में एल्केन से ई हटेगा कि नहीं हटेगा, वो वाली कंडीशन खत्म हो जाती है। क्योंकि जब आप एल्केन लिखोगे ना इसमें, तो इसमें ई लग रहा है या नहीं लग रहा है उससे पता नहीं चलता है। तो हिंदी में आप नामकरण प्रेफर किया करो। क्यों 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 क्योंकि जब हम डाई ट्राई, जब हम हेलोजन की बात, सॉरी, जब हम एल्कोहल में जाएंगे तो वहाँ पे डाई ट्राई के साथ थोड़ा फंडा अलग हो जाता है, मोनो एल्कोहल के साथ थोड़ा सा अलग फंडा होता है। मतलब जब मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल देखते हैं या हम डाई हाइड्रोक्सी या ट्राई हाइड्रोक्सी देखते हैं, तो वहाँ पे ना थोड़ा सा चेंजिंग आ जाती है, ई हटाना है कि नहीं हटाना है एल्केन का। तो वो इंग्लिश में नाम लिखोगे तो वो हटाना पड़ेगा आपको, कहीं कहीं पे नहीं हटाना पड़ेगा, तो कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो वो कंफ्यूजन आपका हिंदी में रहेगा ही नहीं, इसलिए आप प्रेफरेंस हमेशा हिंदी में दो, क्योंकि आप हिंदी मीडियम वाले हो। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले होते तो इंग्लिश में देनी पड़ती, ऑब्वियसली सी बात है। हिंदी मीडियम में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, फटाफट आप काम कर सकते हो इससे। तो 2 क्लोरो हो गया, और कार्बन कितने हैं, 3 है, तो सीधा सीधा नाम हो जाएगा इसका 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, अब ये मैं बताऊंगा नहीं कि नाम और नंबर के बीच क्या लगता है, हाइपन लगता है, ये तो आपको अच्छे से पता है।
और नामकरण एक ही शब्द में किया जाता है। ये तो बेसिक सी बातें हैं, तो आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ी है। तो जैसे इसका नाम हो गया 2-क्लोरोप्रोपेन, ऐसे आप ब्रोमो लगा दो, जैसे ये लग गया आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH। देखो ये मोनो हेलो एल्केन है, ठीक है, एल्केन की बात चल रही है तो सिंगल बॉन्डेड ही यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, डबल बॉन्ड की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है। एक Cl यहाँ लगा दो, यहाँ Br लगा दो और ये CH3 लगा दो। अच्छा मोनो है तो मोनो ही रहेगा ना, डाई तो रहेगा ही नहीं। जब डाई आएगा तब मैं डाई वाली बात करूंगा। तो चलो एक Br वाले से कर लेते हैं, जब Br लिख दिया तो Br वाले को यहाँ लिख दे। तो इसका नामकरण कर सकते हो आप लोग, आराम से कर सकते हो ना। कैसे कर सकते हो, देखो दूसरी पोजीशन पे Br है, यहाँ से तीसरी पोजीशन पे, तो काउंटिंग यहीं से करोगे ना आप लोग। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2-ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका मेथिल ग्रुप भी जुड़ गया CH3, यहाँ भी माना CH3 जुड़ गया और यहाँ आपका Br जुड़ गया और यहाँ पर आपका CH2 और CH3 जुड़ गया। अब आपसे नामकरण पूछा जाए इसका नामकरण लिखो, तो लिख सकते हो। देखो काउंटिंग तो यहीं से होगी, ठीक है। अब ये मेथिल है, ये Br ब्रोमो, बी से स्टार्ट होता है, M से स्टार्ट होता है, तो पहला नाम किसका लिखोगे, ये भी सबस्टिट्यूटेड ग्रुप है, ये भी सबस्टिट्यूटेड ग्रुप है। Br ब्रोमो पहले लिखोगे, मेथिल बाद में लिखोगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2-ब्रोमो 2-मेथिल और आगे आगे आपका ब्यूटेन हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या आप उसका नामकरण कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हो। डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, वैसे दिया गया एग्जाम्पल में दिए गए हैं, हालांकि एल्केन की बात चल रही है तो एल्केन से रिलेटेड ही क्वेश्चन होने चाहिए थे, लेकिन डबल बॉन्ड भी दिए गए हैं। तो अगर डबल बॉन्ड भी दिए गए हैं तो उसमें आपका ना सफिक्स आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, पता है ना आपको। मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ना आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, तो पता ही आपको। चलो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, जैसे ये आ गया आपका CH3 CH, यहाँ माना कि डबल बॉन्ड, यहाँ CH और यहाँ पर ना आपका CH2 के साथ आपका एक माना कि क्या जुड़ गया Br जुड़ गया। अब आपसे इसका नामकरण पूछ रहे हैं तो आपको पता काउंटिंग कहाँ से करनी, काउंटिंग वहां से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता हो। अभी सबस्टिट्यूटेड ग्रुप को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ से काउंट करोगे तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है और यहाँ से भी काउंट करोगे तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है। अगर दोनों साइड से सेम पोजीशन पे आ रहा है डबल बॉन्ड तो काउंटिंग में प्रेफरेंस किसको देंगे आप, अब हम सबस्टिट्यूटेड ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ से आप काउंटिंग कर सकते हो, है कि नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4, ठीक है। 2 पोजीशन पे आपका इन है और पहली पोजीशन पे ब्रोमो है, तो सबस्टिट्यूटेड ग्रुप का नाम आप पहले लिखोगे, क्या लिखोगे 1 ब्रोमो और C4 को हम क्या कहते हैं ब्यूट, और दूसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो ये आ जाएगा ब्यूट 2 इन, ठीक है। अच्छा बहुत सारे लोग ना 2 ब्यूटीन भी लिखते हैं, बहुत सारे लोग ना 2 ब्यूटीन भी लिखते हैं। तो एक्चुअली में पहले ये नामकरण करना सही था, मैं इस चीज को गलत नहीं मानूंगा, लेकिन 2004 के बाद ना IUPAC ने कुछ रूल रेगुलेशन अपने बदले। हालांकि ये नामकरण भी अभी भी चल रहा है, लेकिन ना इस नामकरण को हम प्रेफरेंस नहीं देते हैं, प्रेफरेंस हमेशा हम इसी को देते हैं, इस वाले फंडे को। क्यों, क्योंकि ये 2 पोजीशन इन के लिए आई है ना कि ब्यूट के लिए आई है, ये ध्यान देना, ठीक है। तो इसलिए 2 पोजीशन इन के लिए आई है, इसलिए इसको 2 इन ही लिखना बेटर माना जाता है, ठीक है। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। हालांकि अगर आप लोग ऐसा नामकरण करते हो तो वो गलत नहीं माना जाता है, लेकिन अभी ना चेंजिंग हो चुका है, IUPAC ने ये चीजें बता रखी है पहले से 2004 के बाद, तो इसको प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रोफेसर जो होते हैं ना वो अभी भी बहुत सारे इसी को लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो आप चाहे ये मान के चलो या ये, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ना इस नामकरण पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है, आपके काम आएगा ये वाला, ठीक है। इसकी कंपेयर में आप इसको करना। लेकिन अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में आप बैठे हो और अगर वहां पे ऑप्शन ये बन रहा है और ये वाला ऑप्शन नहीं दिया गया तो आप इस ऑप्शन को ही क्लिक कर देना, ठीक है। ये भी मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड होता तो इन की जगह क्या हो जाता, आइन हो जाता, इतना ही तो फर्क है। तो ये कोई बड़ी बात तो है नहीं कि इसका नामकरण क्या है, ये आप आराम से कर लेना, ठीक है। तो अभी ना आप लोग नामकरण तो कर ही लोगे, नामकरण में कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा मैंने सामान्य नाम की बात की थी, सामान्य नाम तो समझ में आ जाएगा ना आपको, सामान्य नाम कैसे करना है। जैसे ये अभी चलो सामान्य नाम की बात भी कर देता हूँ। जैसे आपको दिया गया CH3 CH2 CH2, माना कि यहाँ पे ना Cl जोड़ दिया, तो इसका नाम कैसे करना, देखो इसको देखो पहले, इसमें कार्बन कितने, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। देखो 3 कार्बन से रिलेटेड एल्केन होता है प्रोपेन, ये तो सबको पता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं, बेसिक सब बात है। अब प्रोपेन है और हाइड्रोजन जुड़ चुका है, मतलब एक हाइड्रोजन जुड़ा तो एक हाइड्रोजन तो गया,
और अगर एक हाइड्रोजन गया तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन जाने का मतलब ये इल लग जाएगा, एन की जगह इल आ जाएगा तो ये प्रोपिल हो जाएगा। तो प्रोपिल हो जाएगा और कौन सा हेलोजन है, सीएल है। तो मैंने आपको कहा ना ये हेलाइड के रूप में होता है, तो सीएल क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन की जगह इसको हम क्लोराइड कहेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, सामान्य नाम तो लिख दोगे ना आप, या इसको क्लोरोप्रोपेन भी कह सकते हो आप, क्लोरोप्रोपेन भी कह सकते हो, या तो प्रोपिल क्लोराइड कह दो या तो क्लोरोप्रोपेन भी कह सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें पोजीशन लगा दोगे तो वो आपका आयुपेसी नामकरण बन जाएगा, बस इतना ही तो फर्क है। तो अब ये आप लोग आराम से कर सकते हो, सामान्य नाम भी लिख लोगे, आयुपेसी नाम भी लिख दोगे। ठीक है, ज्यादा इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है कभी ऐसा खास। ठीक है, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है ना, इसमें ना मैं कहूंगा कि 5% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन बने, 5% चांसेस, 95% चांसेस क्वेश्चन बनने के अब टॉपिक स्टार्ट होता है वहां से होते हैं। अब जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो पिछले लेक्चर में और यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया वो मैंने क्वेश्चन के लिए नहीं समझाया, वो मैंने आपको बेसिक नॉलेज के लिए बताया। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ आपके मेजर टॉपिक, और उसमें सबसे पहले बात करने वाले हैं बंध प्रकृति की। CX आबंध की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, अभी देखो CX आबंध की प्रकृति कैसे होती है वो हमें देखना है यहाँ पे। ठीक है भाई, मोनो हेलो एल्केन की बात करें तो मोनो हेलो एल्केन में जो कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड होता है ना, वो किस नेचर का होता है, इस नेचर पे हमें थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर मैं कार्बन और हेलोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता की कंपेयरिंग करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है ये आपको अच्छे से पता है। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कंपेयर करूं तो कोई सा भी हेलोजन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना कार्बन से ज्यादा होती है। ठीक है, अभी ना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कार्बन से ज्यादा है तो होगा क्या कि ये सिग्मा बॉन्ड है ना, देखो इतनी भी ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती कि इसको पूरा का पूरा खींच ले। पूरा का पूरा बॉन्ड खींचने के लिए ना पीछे से कोई ना फोर्स लगना जरूरी, फोर्स कहूं तो ये फिजिक्स वाला फोर्स नहीं कह रहा हूं, मतलब कोई ना कोई फैक्टर होना चाहिए पीछे कि ये पूरा का पूरा बॉन्ड तोड़वा दे। ठीक है, फैक्टर कौन सा होना चाहिए, या तो इस कार्बन मतलब फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि जो इस कार्बन पर ना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाता हो। अगर इस कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाने वाला ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है तब तो ये बॉन्ड पूरा का पूरा ब्रेक हो जाता है। लेकिन जनरल आइडिया में अगर मैं कहूं तो जनरल आइडिया में ना ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण हेलोजन क्या करता है, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ना अपनी ओर अट्रैक्ट कर देता है थोड़ा सा, यानी कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना ये शिफ्ट हो जाता है किसकी तरफ, हेलोजन की तरफ, जिसकी वजह से ना हेलोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पर ना पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि इसकी जो नेचर होती है ना वो डाइपोल नेचर होती है। तो ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी एक, इस पर क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखना। कार्बन और हेलोजन की प्रकृति, कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड की प्रकृति समझाइए, ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है, साल मुझे याद नहीं आ रहा है बट एक क्वेश्चन ऐसा बना हुआ है। तो आपको बताना है ये डाइपोल नेचर का होता है और क्यों होता है ये भी आपको समझाना है कि हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता ना कार्बन से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना किसकी ओर शिफ्ट हो जाता है, हेलोजन की ओर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हेलोजन की ओर शिफ्ट हो जाता है बॉन्ड टूटता नहीं है कंप्लीटली। ठीक है, तो हल्का सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो अभी ना इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, शिफ्ट होने का मतलब ना बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है। कंफ्यूजन क्यों करता है, क्योंकि बच्चे ना बॉन्ड को डंडा मान के चलते हैं। आपको जनरली अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज बॉन्ड, तो बॉन्ड की डेफिनेशन किसी को पता ही नहीं होती है। जनरली वो कह देता है सर ये बॉन्ड है। अच्छा, ये बॉन्ड क्या है, डंडा है, ये बॉन्ड थोड़ी ना है। तो बॉन्ड इज नॉट अ डंडा, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम। ठीक है, बॉन्ड इज नॉट अ डंडा, ये पॉइंट अपने दिमाग में कहीं पे भी कॉपी में लिख देना, बॉन्ड इज नॉट अ डंडा। ये डंडा थोड़ी ना है कि जो दो एटम के बीच में हमने लगा दिया और ये आपका बॉन्ड बन गया। इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोले तो आकर्षण बल होता है ये दो एटम के बीच में। ठीक है, कोई से भी दो एटम है, कोई से भी दो एटम, जैसे यहाँ पे हेलोजन और कार्बन है, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना उसको हम बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो हम बॉन्ड कैसे बनता है ये तो आपको पता है, दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, मिनिमम नहीं, दो इलेक्ट्रॉन से हम कहते हैं। वैसे एक इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड बन सकता है, लेकिन यहाँ पे दो से ही बना है।
वो वाली कंडीशन ही अलग होती है, तो उस पर मैं जा नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो बॉन्ड है ना, ये डंडा नहीं है, सबसे मेजर चीज ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना थोड़ा सा हेलोजन की ओर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हेलोजन की नेगेटिविटी ना ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींच देगा, जिसकी वजह से इस पे पार्शियली नेगेटिव और इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि ये कंप्लीटली ये डाइपोल नेचर का हो जाता है बॉन्ड, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो बॉन्ड की प्रकृति कैसी होती है, CH आबंध की प्रकृति कैसी होती है, डाइपोल प्रकृति होती है। अब बताने वाला आपको, जो आपके सिलेबस में CH3Cl का आणविक कक्षक चित्र है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ये है CH3Cl का है, मैथिल तो है, अभी शायद इसमें हेलोजन जुड़ा हो, अगर X जुड़ा हो तो X भी लिख सकते हो आप, ठीक है, मुझे बुक का थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को। Cl देखो X भी होगा तो भी एक ही बात है, Cl लगा लो चाहे Br लगा लो, चाहे आप लोग आयोडीन लगा लो, एक ही बात है, ठीक है। तो आणविक कक्षक चित्र तो है, मेथिल हैलाइड का है, ये तो मुझे फिक्स पता है। अब मेथिल क्लोराइड है या ब्रोमाइड है या आयोडाइड है, थोड़ा मेरे को ध्यान से बाहर आ रहा है, पर जो भी हो बात ये अब इसकी जगह आप X लिख लो तो एक ही बात होगी ना, ठीक है। तो मेथिल हैलाइड का आणविक कक्षक चित्र आपको बनाना है, ये आपके ना सिलेबस में है, ठीक है। सिलेबस में क्या है, ये पूछा भी गया है, पहली बात ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया 1 नंबर में कि मेथिल हैलाइड का ना आप आणविक कक्षक चित्र बनाइए, शायद CH3Cl का ही पूछा गया था। तो मेथिल हैलाइड का आप आणविक कक्षक चित्र कैसे बनाओगे, ये बात जानने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि कार्बन यहां पर कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है। देखो X मान लेता हूं इसको, ठीक है, 3 हाइड्रोजन है और 1 X है, तो कार्बन की ना चारों की चारों वैलेंसी ना हम कहें तो फुलफिल हो चुकी है, यानी कि कार्बन ने यहाँ पे चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बनाए, और चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, तो कार्बन पर कौन सा संकरण हो गया, sp3 संकरण हो गया, ठीक है। अभी कार्बन पर अगर sp3 संकरण है, तो यहाँ पर अब आपको देखना क्या है, यहाँ पर ये देखना है कि कार्बन की कितनी sp3 संकरित कक्षकें बनेगी। देखो sp3 संकरण आ रहा है तो 4 कक्षकों ने पार्टिसिपेट किया, यूं कह सकते हैं हम। देखो कार्बन की ग्राउंड स्टेट ले लो, और ग्राउंड स्टेट का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p x में एक इलेक्ट्रॉन, 2p y में एक इलेक्ट्रॉन और 2p z में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यहां तक तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी जब हम कार्बन की एक्साइटेड स्टेट देखते हैं ना, एक्साइटेड स्टेट में तो 2s का इलेक्ट्रॉन ना 2p z में क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, यानी कि फाइनली हम कहें कि ये रहता है आपका 2s, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बच जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा, और ये 2p की 3 कक्षकें हैं जिनमें तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो चुका है, ठीक है। तो ये 4 ना अनपेड इलेक्ट्रॉन वाली जो कक्षकें हैं, ये 2p की 3 है, कौन कौन सी है, 2px 2py 2pz। अब ये सारी की सारी आपस में क्या करती हैं, ओवरलैप्ड करती हैं, और ओवरलैप्ड करने के बाद ये चारों की चारों आपस में ओवरलैप करेंगी, और ओवरलैप के बाद समान ऊर्जा समान आकार की 4 sp3 संकरित कक्षकों का क्या होता है, निर्माण होता है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जो होगा यहाँ पे sp3 होगा। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, और चारों में ना एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद भी है कि नहीं है। अभी एक एक इलेक्ट्रॉन तो इनमें मौजूद है। अब आपने देखा होगा ना, हाइड्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये वाला हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो यहाँ पर ना हम कह सकते हैं कि 3 तो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन शेयर के, और चौथा हाइड्रोजन, इसमें भी ना एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके, अगर ये फ्लोरीन होता है तो 2pz में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन है तो इसके 3pz में एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर देगा, शेयरिंग कर देगा, बॉन्ड कर देगा, और तो कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे यहाँ पे 4। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर CH3X कैसे बना है, ऐसे बना है कि इसकी 4 sp3 संकरित कक्षक, हाइड्रोजन की 3 1s कक्षक के साथ, और हेलोजन की pz कक्षक के साथ। अब pz कौन सी हो सकती है, मैं npz लिख देता हूं इसको। n में क्या आ सकता है आपका, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, और 5 भी आ सकता है, ठीक है। फ्लोरीन के लिए 2 होगा, क्लोरीन के लिए 3 होगा, ब्रोमीन के लिए 4 होगा, और आयोडीन के लिए 5 होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये हेलोजन में शायद मुझे जितना ध्यान है ये क्लोरीन है, तो मैं इसको 3pz मान सकता हूं। तो फाइनली यूं कह सकता हूं, देखो कार्बन की 4 sp3 संकरित कक्षकें कुछ इस प्रकार से होंगी, कैसे होंगी, देखो किस किस कक्षक ने वो ओवरलैप किया, देखो 2s ने किया है, 2px ने किया है, 2py ने किया है, 2pz ने किया है। देखो 2s गोलाकार प्लस 2px कैसी होती है, ऐसे, 2py कैसी होती है, यूं,
और 2pz कैसी होती है, कुछ इस प्रकार से होती है। अब अगर चारों की चारों कक्षकें आपस में ओवरलैप करेंगी तो चार समान ऊर्जा समान आकार की क्या होंगी, संकृत कक्षकें बनेगी कि नहीं बनेगी, तो ये चार sp3 संकृत कक्षक बन गई। अब इन चारों में ना एक एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। ये वाला डायग्राम आपको बनाना है, ये आणविक कक्षक चित्र है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये बनाना है आपको, उससे आपको मतलब नहीं, ये बनाना है। अभी देखो इन तीनों में ना हाइड्रोजन की 1s कक्षक, किसकी, हाइड्रोजन एटम की 1s कक्षक यहाँ पार्टिसिपेट करेगी। हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन है तो देखो यहाँ एक कोवलेंट बॉन्ड बना, यहाँ हाइड्रोजन की 1s दूसरी वाली बॉन्ड बनाएगी, यहाँ हाइड्रोजन की तीसरी वाली 1s कक्षक बॉन्ड बनाएगी, और यहाँ हेलोजन, क्लोरीन की बात कर रहा हूं मैं, क्लोरीन की बात कर रहा हूं, तो क्लोरीन की 3pz कक्षक कहां पर आपकी क्या करेगी, बॉन्ड बनाएगी। तो इस प्रकार से CH3Cl का आणविक कक्षक चित्र बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहां तक कंप्लीट कर दिया मैंने सेकंड वाला लेक्चर। थर्ड लेक्चर में आपको नेक्स्ट टॉपिक में, सॉरी जो थर्ड टॉपिक है वो आपको थर्ड लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए